Hello everyone, welcome. So today's session is going to be very important for all of those students who are targeting bank exams, who are preparing sincerely for bank exams. चाहे आप एक बिगिनर हो, पहली बार एग्जाम देने वाले हो इस सीजन में, या आप एक रिपीटर हो जिन्होंने बार बार एग्जाम को दिया है लेकिन किसी वजह से यू हैव नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली क्रैक दिस एग्जाम. So what is the topic of today? You must have seen that the topic of today is vocabulary, right? तो vocab को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है मुझे इंटरनेट में दिखते हैं. तो अगर वो मिसकंसेप्शन सिर्फ ऑन द लेवल ऑफ सरफेस लेवल पे होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, इस सेशन को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती मुझे. लेकिन व्हाट आई फील इज कि उन मिसकंसेप्शंस के वजह से students are wasting their precious resource, their time, their efforts, their energy in doing things that they do not need to do, right? I'll just give an idea. I see things floating like ki you need to do 5,000 plus words of vocabulary to be mastering English language, या 3,000 plus words, 2,000 plus words. मतलब कुछ कोई एक नंबर देख के उसको बोलना कि इतने वर्ड्स आपको होने चाहिए ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी कर सको. देन वर्ड्स अगर नहीं सीखोगे ठीक से तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर लोगे, राइट? एज इफ वर्ड्स सारे सीख लेंगे तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 10 में से 10 आएगा. ओके, देन मिसकंसेप्शंस लाइक वर्ड्स ही है जो हमें एक लैंग्वेज में अच्छा बनाते हैं. मिसकंसेप्शंस लाइक कि वर्ड्स ही है जिनसे हमारा इंग्लिश का मार्क्स जो है डिटरमाइन होता है. Okay, and in misconceptions से होता क्या है पता है? Students believe them and on the basis of that they develop some very popular vocab habits that are actually harmful for their exams. वो ऐसे कुछ हैबिट्स डेवलप करते हैं जिसमें टाइम लगाते हैं, जिसमें एनर्जी एफर्ट्स लगाते हैं, जो एक्चुअली उनके लिए हार्मफुल है उनके एग्जाम्स के लिए. जब हम लोग बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक एग्जाम्स और सिमिलर एग्जाम्स, वो चाहे एमबीए एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स हो, इन तरह के एग्जाम्स में वो हार्मफुल है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो यूजफुल है. So today's session is going to be busting all of those myths. आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि क्या चीजें, अगर एंड तक देखोगे, क्या चीजें आपको नहीं करनी है वोकैबुलरी में एंड कौन सी चीजें आपको करनी है, ताकि आप अपने टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी को ऑप्टिमाइज करते हुए अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सको, राइट? सो वॉच इट टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू वांट टू क्लैरिफाई, देन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. So let's start with the most common question students have when they start learning English and specifically vocabulary. And what is that? That is how many words are necessary for banking exams, right? Whether it is 5,000 words, 3,000, 2,000 or less. Okay. Watch till the end of this session. Yourself you will be able to answer this question कि कितने words हमारे लिए जरूरी है. ठीक है? Right? चलिए. Now, अगर हम लोग एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है इसके बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, जो स्टूडेंट्स के जहन में होता है लेकिन उसका आंसर जो है सेल्डम दे गेट द राइट आंसर फॉर इट और द करेक्ट आंसर फॉर इट, एंड दैट इज कि सर कैन मगिंग अप वोकैबुलरी एंड वर्ड लिस्ट हेल्प अस इन एग्जाम्स, राइट? नाउ एक्चुअली mugging up vocabulary and word list does not help you in exam. Vocab direct questions have stopped coming in banking exams for now 7-8 years or more, right? थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूं आप लोगों के एग्जाम्स को डिजाइन कैसे किया जाता है और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा. Seldom people would talk about these things, but as candidates and as serious candidates you should know कि आप लोगों के एग्जाम का पर्पस क्या है और उनको डिजाइन करने के पीछे जो है एग्जामिनर का क्या थॉट प्रोसेस है. So the first thing is that कि वोकैबुलरी के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग देखेंगे कि वोकैबुलरी 20 से 25 साल पहले इवन इंटरनेशनल एग्जाम में डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन आया करते थे, जीआरई, जीमैट में. अच्छा, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम्स में आते थे तो टेक्निकली वही चीज़ जो है किसी ना किसी तरह से, किसी ना फॉर्म में जो है इंडियन एग्जाम्स में, वो चाहे एमबीए के एंट्रेंस के एग्जाम्स में हो, बैंकिंग के एग्जाम्स में हो, वहाँ पे भी रेप्लिकेट होती थी. बट 20-25 साल पहले ही इंटरनेशनल एग्जाम्स में एक शिफ्ट हुआ. उनकी जो रूब्रिक है, रूब्रिक मतलब ब्लूप्रिंट, ओके, हर एक एग्जाम का एक रूब्रिक होता है, तो उस ब्लूप्रिंट में जो है चेंज हुआ, उसकी वजह से जो है डायरेक्ट वोकैब क्वेश्चंस देना बंद हो गया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, जिसकी वजह से वो बंद हुआ, वही रिसर्च को कोट करते हुए और समझते हुए फिर 15 साल करीब पहले एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स ने भी इसको, इंडियन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स ने इसको बंद कर दिया. And then slowly it seeped into the banking exams and the UPSC exams, right?
एंड यही यहाँ पे 8 से 10 साल के साल पहले दे स्टॉप्ड गिविंग डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस। एंड एकदम आखिर में जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम्स और एसएससी कंडक्टेड एग्जाम्स में जो है ये धीरे धीरे डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम कर दिया गया। सो फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव बीन सीइंग अ डेफिनेट मूव टुवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस। सो मगिंग अप, नाउ द वर्ड इज मगिंग अप, रट्टाफिकेशन। मगिंग अप समझते हो कि रट लेना, एक वर्ड लिस्ट को उठाओ, एक डिक्शनरी को उठाओ और उसमें जो मीनिंग है उनको रट लो, राइट। सो मगिंग अप वोकैबुलरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच in your bank exams, and the reason I told you, because they have shifted away from giving direct vocabulary questions. So vocabulary learning का फिर कोई यूज ही नहीं है क्या? Now here the answer is not no, the answer is yes, उसका बहुत यूज है। कहां पे यूज है? I'll tell you. सी वोकैबुलरी जब आप जानते हो कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज में जब आपको अच्छे वर्ड्स और यूजफुल वर्ड्स आपको पता होता है तो योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट बिकम्स बेटर। मतलब आपको अपने थॉट्स को व्यक्त करना अच्छे से आता है, राइट? ओके, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश कोई ऐसा लैंग्वेज तो है नहीं कि जो इंग्लिश अलग तरह चलता है और हिंदी अलग तरह चलेगी, बंगाली अलग तरह चलेगी, नहीं, ऐसा तो है नहीं। सो इंग्लिश में भी वही चीज होती है जो बाकी हमारे लैंग्वेजेस में होता है। सो this is something that you need to understand, that when you know words, when you know usages of words, you actually feel confident, more confident in your ability to handle language, and your familiarity also increases. अब ये फेमिलियरिटी के बारे में हम लोग और बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एक लैंग्वेज में जितने आप फेमिलियर होते जाते हो उसमें आपके जो एक्यूरेटनेस है, प्रिसीजन है, योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द राइट स्ट्रक्चर इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो इंप्रूव्स अ लॉट। ठीक है, राइट? सो इस तरह से डेफिनेटली आपका वोकैबुलरी काम आता है। और एक चीज ये भी है कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि वोकैबुलरी से हमारे अंदर इंटेंजिबल चेंजेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम फेमिलियर बनेंगे। लेकिन फिर वोकैबुलरी से क्वेश्चन आता भी है? नहीं आता है, एकदम आता है। वोकैबुलरी का फायदा क्यों, वो जो अभी जो मैंने स्लाइड दिखाया, मैंने क्यों बोला फेमिलियरिटी से होगा, वो यहां पे आंसर है उसका। सो हाउ डज वोकैब हेल्प इन योर एग्जाम्स इफ नॉट डायरेक्टली? डायरेक्टली तो नहीं होता है, हम लोगों ने देख लिया। हमारे पास आज के डेट पे जो वोकैबुलरी से मोटिवेटेड क्वेश्चंस है या वोकैबुलरी का जो यूज है वो यूसेज का पार्ट है, यूसेज इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट है, rather than डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन, और इसको कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। और इसका एक खासियत है, इसका खासियत यह है कि लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड से बियॉन्ड जाके भी देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज अ वर्ड। और ये रियलिटी लैंग्वेज की है, ये कोई शॉर्टकमिंग नहीं है लैंग्वेज की। अ लॉट ऑफ पीपल फील कि सर इस वर्ड का मीनिंग तो ये है, लेकिन यहां पे ऑथर ने इसको इस तरह से यूज कर लिया, तो ये सर ये तो गलत हो गया ना। बट द पॉइंट इज दैट कि कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में या अपने मदर टंग में, जैसे हमारे बंगाली में या जिनका पंजाबी मदर टंग है, तमिल मदर टंग है, ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं और उनमें मीनिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो व्हाई वुड इंग्लिश बी डिफरेंट? मैंने अभी पीछे कहा था कि इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कुछ अलग होगा, जैसे बाकी सारे लैंग्वेजेस है उसमें भी वही चीजें हमें देखने को मिलेगी। सो अभी आप लोगों को शायद रियलाइज हो रहा है कि क्यों सारे एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल एग्जाम्स टू लोकल बॉडी एग्जाम्स आल्सो हैव मेड दिस शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट वोकैबुलरी टुवर्ड्स कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। व्हाई? बिकॉज उनको दिखा कि यार डायरेक्ट वोकैबुलरी लोग रट्टा मार के मगअप करके शायद डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन आंसर कर भी दे, लेकिन जब तक उसको उस भाषा में वर्ड्स को कैसे यूज करा जाए वो नहीं समझ में आएगा, तब तक वो कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव रिप्लेस्ड इट स्लोली इन ऑल एग्जाम्स। नाउ इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, दो एग्जांपल दूंगा आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे वर्ड है मेलस्ट्रॉम। मेलस्ट्रॉम का मतलब होता है एक पावरफुल व्हर्लपूल इन द सी और रिवर। ठीक है, नॉर्मली सी, और एंड इट इस तरह से एक करंट जो है क्रिएट करता है मेलस्ट्रॉम, जो शिप्स को, बोट्स को अपने तरफ खींच के जो है लेता है, व्हर्लपूल, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया को लेके। ठीक है, सो इसका जो लिटरल यूज है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। द सेलर स्ट्रगल टू स्टीयर द शिप अवे फ्रॉम द डेडली मेलस्ट्रॉम ऑफ द नॉर्वेन कोस्ट।
तो नॉर्वेन कोस्ट से थोड़ी सी दूर में समंदर पे जो है एक बहुत बड़ा मेलस्टॉर्म के वजह से, डेडली मेलस्टॉर्म के वजह से सेलर्स जो है शिप को स्टीयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट लिटरल मीनिंग है। तो अगर आप अपने वर्ड लिस्ट से, अपने डिक्शनरी से या डायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हो तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप नेक्स्ट वाला देखो, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। Today's social media ecosystem often resembles a maelstrom of opinions where facts drown in the spin of digital outrage. अब ये एक आर्टिकल में यूज किया गया सेंटेंस मैंने उठाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि यार ये होता है ऐसे ऐसा, and that's why the exam bodies have changed the way they have been asking vocabulary questions, because this is what is needed to be understood. अब जो बंदे को सिर्फ ये आता है, इतना आता है, मीनिंग आता है, वो इसको कैसे समझेगा कि यहां पे मेलस्टॉर्म जो है फिगरेटिवली यूज किया गया है। और उस फिगरेटिवली यूज का मतलब ये ऐसा है कि जिस तरह से एक डेडली टर्बुलेंट वाटर करंट में शिप्स फंस जाते हैं, वैसे ही सोशल इकोसिस्टम ऐसा डेडली वर्लपूल हो गया है कि जहां पे ओपिनियन के बाद ओपिनियन और फैक्ट्स जो है उसमें धस जाते हैं, घुस जाते हैं डिजिटल आउटरेज में। Right? Okay. So this is so connected. तो दिस इज व्हाट कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है। और एक दिखाता हूं आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। डिकोटोमी बहुत ही सिंपल वर्ड है। डिकोटोमी का मतलब होता है कि डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोज्ड और डिफरेंट। ओके, ऐसा है। अब इसका लिटरल यूजेज आप लोगों ने सुना होगा कि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की एक बहुत पॉपुलर किताब है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। उसमें स्टीवेंसन जो है एक्सप्लोर्स द डिकोटोमी ऑफ गुड एंड इविल विद इन वन मैन। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हीरो है वही विलन हो जाता है। तो डिकोटोमी आ जाता है, एक गुड एक इविल, ऑपोजिट्स है, चलता है यहां पे डिकोटोमी, धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई, डिकोटोमी। तो कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंट, बट कॉन्टेक्सचुअली अगर मैं देखूं, अब एक सेंटेंस दे रहा हूं आप लोगों को। द फिल्म ब्लैक स्वान, आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड इट, इट्स अ वेरी हेवी मूवी, इफ यू वॉच्ड इट यू नो इट। इट एक्सप्लोर्स द डिकोटोमी बिटवीन परफेक्शन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन द परसूट ऑफ आर्ट। आर्ट के परसूट में परफेक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीच में जो डिकोटोमी है। अब यहां पे देखो, परफेक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स नहीं है, बट फिर भी यहां पे डिकोटोमी को यूज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिकोटोमी वर्ड से इन दोनों को ऑपोजिट मीनिंग बनाना चाहा इस कॉन्टेक्स्ट में। सो द कॉन्टेक्स्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द इंपोर्ट ऑफ द वर्ड। अब ये this is the kind of contextual variety that a word can have, which can never be given through mugging up and rectifying words from a word list dictionary or from whatever you want. तो करे कैसे, क्या करें इसको, उस पे आते हैं, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब आपको पहले मैंने दिखाया कि क्या क्या होता है और किस तरह से वी आर नॉट हम अतीत के लिए, पास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर का एग्जाम हो रहा है ना। So what's the right way? That's the next question, right? So you see, please understand, it's a game of usage and not memory. Rectification का नहीं है, mugging up का नहीं है, ये गेम ऑफ यूसेज है। यूसेज कैसे बढ़ता है? यूसेज रीडिंग से बढ़ता है, राइटिंग से बढ़ता है, जहां जहां पे आप यूज करते हो वहां पे बढ़ता है, टेस्ट लेने से बढ़ता है, वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के अंदर बार बार फिट होते हुए देखने से बनता है, राइट? सो वन थिंग दैट आई टेल यू कि जब मैं इतने सारे काम बोलता हूं तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो डरावना बहुत सारा काम है, लेकिन वेयर इज द ट्रिक? जब हम डिक्शनरी लेके बैठते हैं, जब वर्ड यूसेज की लिस्ट लेके बैठते हैं, बैरेंस की जीआरई लेके बैठते थे 20 साल पहले, तब भी ऐसा होता था कि हमें नींद आती थी। तो जो इट्स नॉट दैट कि जो टेक्निक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं या जो टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो इवन 20 साल पहले मुझे, मेरे स्टूडेंट्स को जो है ज्यादा काम आता था मगिंग अप से। तब तो एग्जाम भी अलग था, तब भी ज्यादा काम आता था, और आज के डेट में तो एग्जाम ही उस तरह से है जो ये डिमांड करता है। तो पहली बात तो इसमें ध्यान रखिएगा, डोंट मेक इट अ चोर दैट मेक्स यू अ बोर, राइट? ये राइमिंग लाइन मैंने बनाई है। मैंने सोचा कि चोर क्या होता है कि डेली के काम जो कि ये करना ही पड़ेगा, आधा घंटा मुझे देना ही पड़ेगा, 15 वर्ड मुझे लिखना ही पड़ेगा, ये 15 वर्ड लिखूंगा तो मुझे 450 वर्ड 500 वर्ड जो है मेरे महीने में होगा, राइट? तो इसको ना एक ड्रैगिंग एक्टिविटी की तरह बना देना, एज इफ जो एनीमे देखते हैं उन लोगों को पता रहेगा कि नारुतो में एक कैरेक्टर हुआ करता था शिकामारू, हु ऑलवेज यूज्ड टू से व्हाट अ ड्रैग, राइट? उनको सारी चीजें बोरिंग लगती थी बिकॉज इट वाज एक के बाद एक होता था कि देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट। ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, बट दैट्स व्हाट। सो यूज इट इंटरेस्टिंग।
तो उसके लिए क्या यूज करो? टेक्निक्स लाइक एसोसिएशन, निमोनिक्स, इंप्लीमेंटेशन, इस तरह के टेक्निक्स यूज करो। इसके लिए आपको अलग से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हियर आई वुड हेल्प यू गाइस, ओके, एंड आई विल हेल्प यू गाइस by doing what I'll tell you. You see, I have devised over the period of my teaching career a unique methodology of learning and remembering words, right? जिसका नाम है रामसर। जो मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है रामसर मेथड और उसकी यूटिलिटी, राइट? सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ लर्निंग वर्ड्स in the modern world where context matters a lot, right? Now let me show you what Ramsar is, the magic trick of vocabulary that I'm professing, what it is, and then you'll understand ki kyun, it is so important and it is so suited to the modern contextual vocabulary that we talk about. Okay, right? So Ramsar is made up of two things: understanding the word एंड रिमेंबरिंग द वर्ड। पर ये अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग होना चाहिए यूसेज के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, राइट? तो आप देखोगे यूसेज कैसे एक रनिंग थीम है रामसर का। तो पहला पार्ट है राम और दूसरा पार्ट क्या है? सर। ओके, तो राम, व्हाट डज इट सिग्निफाई? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रूट्स एंड मीनिंग। आर स्टैंड्स फॉर रूट्स एंड मीनिंग। तो रूट्स क्या होते हैं कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉट ऑफ टाइम्स द इंग्लिश वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और फ्रेंच और स्पेनिश, राइट? तो उनके कुछ रूट वर्ड्स होते हैं और उसी के ऊपर बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हो पाते हैं। तो अगर एक रूट आपको पता है तो वही रूट से जो डिराइव्ड वर्ड्स है वो आप आसानी से, इवन इफ यू डू नॉट नो देयर डायरेक्ट मीनिंग, यू कैन गेस इट आउट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। एंड ऑब्वियसली मीनिंग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो रूट से मीनिंग। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एसोसिएट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छा लगता हो, आपको एंटरटेनिंग लगता हो, जो चीज आप नहीं भूलोगे, उस तरह की चीज के साथ आप इस वर्ड को जोड़ दो। नॉर्मली मैं क्लासेस में क्या करता हूं? मैं क्लासेस में इसको मूवीज के साथ, क्रिकेट के साथ, राइट, हमारे हिस्ट्री के साथ, हमारे माइथोलॉजी के साथ, इनके साथ जोड़ देता हूं ताकि हमें हमेशा वो पिक्चर, वो इमेज, वो सीन हमें याद रहे, राइट? नाउ आप जब अपने लिए करोगे तब आप उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में भी कर सकते हो। देन कम्स निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक का मतलब होता है कि जो भी वर्ड सुनने में लगता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स के साथ, ऑब्वियसली बहुत सारे वर्ड्स के नहीं साथ, बट कुछ वर्ड्स के साथ होता है कि उसकी जो सुनने में जैसे हमें लगती है उसी के आसपास उसकी मीनिंग का भी कुछ इंपोर्ट होता है, राइट? तो और उसको अगर हम लोगों ने याद रखने का तरीका बना लिया, समझने का भी एक तरीका बना लिया, तो दोनों एक साथ हो जाता है। एक ही तीर से दो निशाने हमारे लग जाते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू लर्न द वर्ड एज वेल एज रिमेंबर द वर्ड एट द सेम टाइम। एंड देन सिनोनिम्स, राइट? एंटोनिम्स are optional but synonyms are not optional. Now what do we mean by synonym? तो राम तो हो गया, रूट्स, एसोसिएशन, निमोनिक्स से। अब आ जाते हैं सर वाले पार्ट पे। सर वाले पार्ट पे एस है, एस से सर है, सिनोनिम है। तो सिनोनिम क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। अगेन व्हाट इज द मेन वर्ड? कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम बहुत लोग गलती से सोचते हैं वर्ड मीनिंग है, लेकिन दोस्तों वो वर्ड मीनिंग नहीं है, वो कॉन्टेक्चुअल रिप्लेसमेंट होते हैं, राइट? I stands for implementation, implementation of the word. नॉर्मली ये सेंटेंस के साथ होता है। जब मैं आप लोगों को वर्ड्स पढ़ाता हूं तब मैं क्या करता हूं? एसोसिएशन मैं खुद करता हूं और इंप्लीमेंटेशन आप लोगों से करने बोलता हूं या मैं खुद भी करके देता हूं। नॉर्मली ये सेंटेंस के फॉर्म में होता है। नॉर्मली आप जब घर पे कर रहे हो तो एसोसिएशन और इंप्लीमेंटेशन को एक साथ ऐड करके भी कर सकते हो। एंड फाइनली रिपीटेशन, ठीक है? जैसे मैं रामसर कॉपी की बात करता हूं, आगे जाकर मैं बोलूंगा कि रामसर कॉपी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, बट जब मैं रामसर कॉपी की बात करता हूं तो क्या बात करता हूं? मैं ये कहता हूं कि एक वर्ड का रामसर आपने लिखा, वो इतना पार्ट लिया, तो उसके और दूसरे वर्ड के रामसर के बीच में एक गैप होना चाहिए। ये गैप क्यों होना चाहिए? ये रिपीटेशन के लिए, क्योंकि बाद में जब आप वो कॉपी उठाओगे, राइट, वो कॉपी आपको नॉस्टैल्जिया देगा कि आपके पुराने जो चीजें हैं, यादें हैं, वो तरोताजा कर देगा और उसी के साथ आपके वर्ड्स की जो कनेक्शन है उसको और स्ट्रांग बना देगा। और उस टाइम पे अगर उस वर्ड्स के नए यूसेजेस आपने सीखे हैं तब उस टाइम पे आप रिपीटेशन पे यूज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट रामसर इज। सी द ब्यूटी ऑफ इट। राम एंड सर टुगेदर makes the
whole thing so relevant for our modern context, of usage based learning, because our learning of the words exactly is spaced on that parameter, on that premise only. इसको अच्छी तरीके से सीखने के लिए तुम्हें मेरा सेशन देखना पड़ेगा। तो मेरा जो अचीवर्स प्रोग्राम है उसका जो फर्स्ट लेक्चर है ये वाला, ठीक है, वोकैबुलरी मॉड्यूल में जाना, उसमें फर्स्ट लेक्चर जो है उसको मैं फ्री कर दूंगा लिमिटेड पीरियड के लिए। अगेन लिमिटेड पीरियड के लिए मैं फ्री कर दूंगा। इसमें मैंने राम सर को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है। सो इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द बैच यू वुड बी एबल टू वॉच इट। तो इसका फायदा उठाओ और जाके उस लेक्चर को देख लो। यू विल नो कि आपको करना कैसे है और फिर उसको फॉलो करना तो आपकी बात है, बिकॉज you know no one can make you good at a language if you do not use it and you do not want to be good at it. Okay, right? तो इस लेक्चर को मैं फ्री कर दूंगा। अब इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर इस लेक्चर में जो आपने जो काम बताया है उसको करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और आपके पास वर्किंग हो, आपके पास पूरा टाइम नहीं है देने को, राइट, तो यू कैन डू मास एक्टिविटी, जो कि राम सर का ही छोटा भाई है, छोटा सिबलिंग है, यू कैन से, राइट, इफ यू हैव लेस टाइम। तो मास के बारे में आई विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो कॉन्सेप्ट राम सर से ही डिराइव्ड है मास का, लेकिन उसको करना कैसे है, कहां पे कर सकते हो, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा। बट द होल आइडिया इज दैट कि बोथ राम सर एंड मास व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम राम सर uses these interesting creative techniques to make you learn the words, their usages. It also has the scope of different contexts as well as revising it, right? Okay, और इसका फायदा कहां है वो मैं आगे जाके और भी बताऊंगा कि ये जो आप अगर इस मॉडल पे सीखते हो तो why these are not only for your exams, you remember these words, you use these words in your whole life, in your professional life also, और वहां पे तो आपको डायरेक्टली प्रोफेशनल फायदा भी है, ठीक है ना। सो नाउ कम्स इसकी, ओके, तो ये तो आपने सर बता दिया करना कैसे है, पर कौन से वर्ड्स करें, बिकॉज यहां पे तो बात ये है ना कि हम बैंक का एग्जाम जो है अभी इस मोमेंट में जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो कौन से वर्ड्स करना चाहिए उसके लिए और वो कहां से करें हम लोग, राइट। मेक इट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। कैसे? आई शो यू। लर्न वर्ड्स फ्रॉम डेली रीडिंग। अब डेली रीडिंग करते हो, उसमें 5 या 6 वर्ड आपको नहीं पता चला, मतलब नहीं समझ में आता है, उनको देख लो, उनका रामसर कर लो, राइट, उनका मास एक्टिविटी कर लो अगर रामसर नहीं कर रहे हो तो। यू कैन यूज टूल्स लाइक स्मार्ट रीड। तो स्मार्ट रीड जैसे टूल्स क्या करते हैं, इसी चीज को जो है एक टूल के फॉर्म में आप लोगों को देते हैं। जैसे यू नो अपने स्मार्ट कीरा का स्मार्ट रीड अगर यूज किया है तो आपको पता होगा कि यू नो दे गिव यू कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्ड एंड देन लेट यू यूज दैट वर्ड। उसे क्या होता है कि आपका वो यूसेज वहीं पे हो जाता है, ओके, एंड इट बिकम्स अ गेम, बिकॉज ये गेमिफाइड फॉर्म में हो जाता है कि अरे मैंने ये किया तो इसका ये आया, तो यू गेट इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। देन मेरे जो ओपन ग्रुप है टेलीग्राम में, उसमें डेली मास एक्टिविटी कराता हूं, वीकडेज में मैं मास एक्टिविटी कराता हूं, उसमें पार्टिसिपेट करो, राइट, ओके। मोर देन 5000 स्टूडेंट्स आर देयर जो मास एक्टिविटी को देखते हैं, कुछ उसमें पार्टिसिपेट करते, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो तो वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। एंड वर्ड्स फ्रॉम मॉक्स। तो इससे क्या होता है, अगर आपने मॉक्स के वर्ड्स उठाए तो मॉक्स में वर्ड्स, या मतलब वर्ड्स सिर्फ वोकैबुलरी के नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई पैसेज उठाया उसमें कुछ वर्ड्स आपको नहीं पता है तो वो वर्ड्स भी आपका लिस्ट का पार्ट हो जाता है, आपके वर्ड लिस्ट का पार्ट हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स है ये कहां से लिए गए हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं एग्जाम्स में, वही तो मॉक्स भी उठाते हैं, नहीं, राइट। एंड देन ये जो रीडिंग है, जो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स होते हैं, वहीं से आपको रीडिंग के वर्ड्स मिल जाते हैं और उनको याद रखने का तरीका इन 2 एक्टिविटीज से मिल जाते हैं। तो और ये सारा कुछ इंटरेस्टिंग होता है, एंड ये इधर इंटरेस्टिंग होगा या तो बाई प्रोडक्ट होगा किसी और एक्टिविटी का, या तो दोनों होंगे, राइट। तो उससे होगा क्या, उससे इट विल नॉट बी अ ड्रैग फॉर यू, समझ रहे हो, एंड इट विल बी कॉन्टेक्चुअली एंड एग्जाम वाइज रेलेवेंट ऑल्सो, ठीक है, राइट। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स ऑफन इन योर माइंड इज दैट कि सर फिर क्या वर्ड लिस्ट तो कोई काम का नहीं है, वोकैबुलरी का लिस्ट या डिक्शनरी कोई काम का नहीं है, सिर्फ मीनिंग करना कोई काम का नहीं है, हमें कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस यूसेज से लेके हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं इनको क्या हमारी अपनी एक कॉपी होनी चाहिए? तो द आंसर इज यस, बट
इट इज शुड नॉट बी स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम्स। एग्जाम की वजह से कॉपी मत बनाओ। एग्जाम की वजह से अगर आप स्मार्ट रीड के जैसा टूल यूज कर रहे हो, डेली मास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वही काफी हो जाएगा। मॉक से जो वर्ड्स हैं उनको सीख रहे हो, वही काफी हो जाएगा। तो किस लिए वो कैब का कॉपी बनाया? हमारा इमीडिएट पर्पस तो वो है ही है ना। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला था कि इसका यूटिलिटी अपने पूरे लाइफ में कैसे मेरे स्टूडेंट्स उठाते हैं। तो वो वापस आते हैं जो अभी पीओ हैं, या उनमें से कुछ लोग एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ बन के फिर देन दे यू वेंट टू टेक हायर एग्जाम्स, कुछ एमबीए करने गए, कुछ आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स दिए, एंड इवन इन देयर ओन वर्क दे फाउंड दैट आवर रामसर कॉपी वेरी हेल्पफुल। तो रामसर कॉपी कैसे बनता है? रामसर कॉपी ऐसे बनता है, जो भी रामसर का टेक्निक है उसमें मैंने रामसर कॉपी कैसे बनाना है वो भी मैंने बोला है। तो उनको क्या होता है कि सर पता है ये ना हमारी जो क्या कॉपी है ना, वो आज के डेट में हमारे लिए एक फोटो एल्बम बन गया है, क्योंकि हमने रामसर में कॉन्टेक्चुअली जो रेलेवेंट बनाने बोला है, सेंटेंसेस को, इश्यूज को, इमेजेस को, वो तो सारे के सारे जो है हमारे खुद के लाइफ से रिलेटेड है, या हमारे जो पसंद है उससे, नापसंद है उससे रिलेटेड है। तो आज जब मतलब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आज जब आई गो बैक 5 years और वो कॉपी खोलता हूं देन मेरा रिटेंशन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो सारा मेरे से जुड़ा हुआ है, राइट। एंड आधे घंटे में आई एम एबल टू रिवाइज 100 वर्ड्स, जबकि 100 वर्ड्स मुझे अगर डिक्शनरी से रिवाइज या वर्ड लिस्ट से रिवाइज करना होता है मुझे तो नींद आ जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेकिंग अ कॉपी। तो अगर सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना है, कॉपी की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए अपना वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर डेली पार्लेंस और इन योर यूसेज, तो आप कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स आर नेसेसरी फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स? अब आपके पास आंसर आ गया। इट डजंट मैटर एट ऑल। 2000, 3000, 5000 कुछ नहीं मैटर करता, बिकॉज वी आर इन चेजिंग अ नंबर बट वी आर चेजिंग कॉन्टेक्चुअल यूसेज स्किल्स, और उसका मैंने आपको तरीका दे दिया है। द ओनली थिंग दैट नाउ यू नीड टू डू इज टू डू इट योरसेल्फ एट योर प्लेस, राइट, द वे आई हैव टोल्ड यू। और ऑब्वियसली उसमें जो रामसर का मैं पेड लेक्चर फ्री करने वाला हूं मेरे इंग्लिश कमांड बैच अचीवर्स प्रोग्राम में, उसको देख लोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो होप this session helped you in clarifying the misconceptions of vocabulary and give you a new path of how to be not only good at vocab but use it to get good marks in English language or bank exams, as well as be better at English on an overall sense for your life. So that will be all for today. Thank you very much and all the best.